गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप सभी लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है मोशन। इससे पहले हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और जाकर केमिस्ट्री के सारे लेक्चर को आप सुन लीजिए। चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मोटिवेट फील हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके आप सभी लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो है तो आज देखिए, आज सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर हमारा क्या है, मोशन। तो मोशन चैप्टर है, ये फिजिक्स है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं, तो विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए हुए न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं। टॉपिक है मोशन, लेकिन मोशन से पहले समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पे है। अब ये टाइम देख लीजिए, और टाइम बढ़ते जा रहा है। टाइम के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पे था पहले भी, और अभी भी पोजीशन ए पे है। मतलब समय के साथ यदि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेज नहीं आता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। An object is said to be at rest when it remains at the fixed position with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में यदि उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में। लेकिन यदि टाइम के साथ यदि उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, जैसे अगर मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट जो है ये तो अभी रेस्ट में है, लेकिन मान के चलिए दूसरा सिचुएशन लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोजीशन ए पे है, टाइम बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, पोजीशन बी पे आ गया। तो टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में, ना कि रेस्ट में। आई होप समझ में आ गया होगा ना, ये रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आगे जा रहा है। तो आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस, दूरी तय करेगा ना, डिस्टेंस तय करेगा ना। तो वही हमारा जो है आगे टॉपिक ही पढ़ना है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले छोटा सा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का यूज फिजिक्स के हर सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नाप तोल नहीं कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो मार्कर है इसका वजन कितना है, मान लेते हैं कि 15 से 20 ग्राम होगा। इसका वजन हो गया ना, कितना है, 20 ग्राम। बाद में क्या बोले, ग्राम बोले। इसका वजन कर लिए ना, यदि हम इसका वजन कर लिए तो क्या बोलते हैं, मास है ना इसका, तो मास को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ से दिल्ली का दूरी कितना है, अप्रॉक्स में 1100 किलोमीटर के आसपास में है। वो 1000 से लेकर 1100 किलोमीटर में। तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है हम लोग मेजर कर लिए ना, 1100 किलोमीटर है, मेजर कर लिए, इसीलिए डिस्टेंस हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में यहाँ पे, विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड। तो अब देखिए क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, फैक्टर क्वांटिटी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। कहता है कि ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो 1100 किलोमीटर। किस डायरेक्शन पे, अब गाड़ी जो जाता है, गाड़ी का भी ऐसा होता है क्या कि एकदम सीधा रोड यहाँ से दिल्ली है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। रोड घूमते 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 जो है जाता है। जिस तरीके से सांप का जो चाल होता है ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, उसी तरीके से रोड भी होता है, घुमावदार रोड होता है ना। तो कोई इसका फिक्स डायरेक्शन तो होता नहीं है ना।
तो कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी में वन एंड ओनली मैग्नीट्यूड होगा। एग्जांपल में डिस्टेंस, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम। अब आगे समझेंगे डिस्टेंस में कैसे होगा। यहाँ पे तुम्हारा आपका स्पीड होगा। इसमें एक और एग्जांपल इसमें हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी में एक एग्जांपल और हो सकता है, स्पीड हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है, स्पीड है, और भी क्वांटिटीज है, सारे के सारे को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो चीजें काम कर रही होगी, तब जाके बोलेंगे उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, और भी सारे क्वांटिटीज है ना, जो पढ़ते रहेंगे आगे। क्लियर है ये? चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब समझते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअली होता है क्या। देखिए, मान के चलिए कि आप जो है इस पॉइंट ए पे, पॉइंट ए समझिए, या फिर ये आपका घर है, ये आपका घर है, हाउस है, और ये आपका स्कूल है ना। अब घर से जब स्कूल जाते हैं तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि रास्ता अगर एकदम सीधा हो, एकदम सीधा हो, एकदम सीधा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सबसे जो छोटा दूरी होगा वो वही होगा, इससे छोटा तो दूरी हो नहीं सकता है। कोई यहाँ से जंप करके तो यहाँ तो आ नहीं सकता है, आएगा तो रोडेशन आएगा जी। अब तो आप लोग तो स्पाइडरमैन तो हो नहीं, शक्तिमान तो हो नहीं जो उड़ करके यहाँ से यहाँ जाओगे, है ना। क्योंकि हम लोग के पास तो पावर मिला हुआ नहीं है भगवान से, वो तो पक्षी को मिला हुआ है ना। उड़ के आएगा, फिर भी तो डिस्टेंस तय करना ही है उसको यहाँ पे। चलिए, यहाँ से यहाँ तक आने का एक तरीका ये है कि अगर रोड अगर सीधा बना दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक वो आ जाएगा, एक तरीका ये है। ये भी हो सकता है कि रोड अगर घूम घूम के अगर आ रहा है, मान लीजिए घूम घूम के ऐसे करके आ रहा है, तो ये घर से निकला स्कूल तक पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूरा घूम घूम के आ रहा है, ऐसे घूम करके आ रहा है, स्कूल पहुंच गया, है ना। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा कई बार क्या होता है, बदमाशी करता है, घर से जो है अगर स्कूल की टाइमिंग 7 बजे है, घर से 6 बजे निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, दुकान पर जाएगा, यहाँ सिगरेट पिएगा, फिर जाएगा उसके घर पे जाएगा, फिर उसको लेके जो है कहीं और जो घूमने जाएगा, घूम घूम के जो है 7 बजे पहुंचेगा स्कूल में, है ना। तो ये सब घूम घूम के यहाँ पहुंच गया, एक तरीका ये भी हो सकता है ना। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहता है ये जिस रास्ते को फॉलो करके वो बच्चा स्कूल जा रहा है, जिस रास्ते को, उस रास्ते की लंबाई जो भी होगी, लेंथ ऑफ पाथ, उस रास्ते की लंबाई को बोलेंगे डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस इस रास्ते की लंबाई को बोल सकते हैं, ये जो रास्ता है इस रास्ते की लंबाई को भी बोल सकते हैं, ये जो रास्ता है इस रास्ते की लंबाई को भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो रास्ता है इस रास्ते की लंबाई को भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जहां से निकला और जहां तक गया, उस जाने के बीच में जिस रास्ते को वो फॉलो किया है, उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए 1 किलोमीटर हो, किसी के लिए 1.5 किलोमीटर हो, किसी के लिए 2 किलोमीटर। बात समझ में आई ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पोजीशन इसका हाउस है, फाइनल पोजीशन इसका स्कूल है। तो हाउस से स्कूल के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, ये चार जो हम बना है, रास्ता बना है, इस चारों रास्तों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा आपको यही दिख रहा है ना, स्मॉलेस्ट है, जो एकदम सीधा लाइन है, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना ये। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी चीजें। अब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, अब दोनों क्या है, रास्ते की लंबाई ही है। एक सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, ये क्या है, जिस रास्ते को वो फॉलो किया है उस रास्ते की लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस। अब है कुछ ना कुछ तो इसका यूनिट होगा, तो दोनों का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं ना। ऐसा यूनिट किस में होता है, मीटर में होता है, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं। छोटा डिस्टेंस होगा तो मीटर, जब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे दिल्ली डिस्टेंस हो गया, दिल्ली के लिए हम लोग किलोमीटर में लिखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो हमने क्या बताया ऊपर में कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। तो पहला तो ये हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ पे। दूसरा देखते हैं डिफरेंस क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। अब ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि रास्ता कौन सा चुना है, ये कौन सा पाथ फॉलो किया गया हुआ है।
डिफरेंट पाथ फॉलो के लिए डिफरेंट डिस्टेंस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो। कौन सा रास्ता इसको फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन ये किसी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इट इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। ये दोनों के बीच का जो एकदम स्ट्रेट पाथ होता है ना, वो डिसाइड करता है कि डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बात समझ में आ गई। तीसरा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। अब ये पॉइंट समझते हैं कि आखिर ये कैसे। अब देखिए आगे हम पढ़ाएंगे टॉपिक सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, है ना। समझते हैं। कहता है कि इनिशियल पॉइंट से निकला वो व्यक्ति, घर से निकला, घर से निकला घर से निकलने के बाद, ठीक है, घर से निकलने के मान लेते हैं कैसे, जैसे मान के चलिए कि ये कोई हम लोग सुबह में जो है आप लोग टहलने जाते होइएगा, आशा करते हैं कि टहलने जाते होइएगा, नहीं तो कभी न कभी तो टहलिएगा क्योंकि अभी तो कुछ बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान तो रहता नहीं है, खा खा के जो है मोटा होते जा रहा है, तो बाद में तो टहलना ही पड़ेगा ताकि उसका वजन कम हो सके, है ना। तो जिस ग्राउंड में जाएंगे ना, वो ग्राउंड का जो पाथ है ना, वो सर्कुलर ही मिलेगा आपको, तो आपको इसी सर्कल में गोला गोला लगाना है, ठीक है। तो देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए कि यदि आप इस पॉइंट ए से आप स्टार्ट किए दौड़ना स्टार्ट किए, इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। मान लेते हैं कुछ देर के बाद जो है वो व्यक्ति यहाँ पे आ गया, है ना। दौड़ने के बाद व्यक्ति जो है ना वो यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस क्या कहता है, जिस रास्ते को कवर किया है उसके लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है। तो कौन सा रास्ता कवर किया है ये यहाँ से जब दौड़ना शुरू किया, तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो ये इसका रास्ता हुआ, इस रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। अब ये सर्कल है ना, जब ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ जस्ट अपोजिट पोजीशन पे ही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो रास्ते की लंबाई है ये और कुछ नहीं है बल्कि सेमी सर्कल है। ये बात समझ में आया। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, इसका आधा है तो 2πr/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, πr हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया हमारा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन के फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल से फाइनल को जब मिलाएंगे तो ये जो लाइन का जो डिस्टेंस, ये जो लाइन का जो लेंथ है ना, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बताएंगे ये जो है हमारा डायमीटर के बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, डायमीटर है तो किसके बराबर में हो जाएगा, 2r के बराबर में हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, है ना। लेकिन देखिएगा जब ये व्यक्ति दौड़ते दौड़ते वापस अगर ए पोजीशन पे आ जाएगा, दौड़ते दौड़ते वापस पोजीशन ए पे आ गया, तो क्या बोलेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना वो एक राउंड लगा चुका है। लेकिन जब दौड़ करके यहाँ तक आ गया ना यहाँ तक आ गया, यहाँ आने के बाद क्या हुआ देखिएगा, डिस्टेंस क्या होगा, रास्ता का तो यही पाथ है ना, लेंथ का पाथ तो यही है, यहाँ पे डिस्टेंस 0 नहीं होगा क्योंकि लेंथ लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते हुए यहाँ तक आया है, ये जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। पास में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे आ गया, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट पे ही आ गया, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 0 होगा ना, क्योंकि दोनों पॉइंट को कोइंसाइड कर रहा है। तो जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा वो, है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। पास में आ रहा है यहाँ पे, ऐसे करके होता है। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या हुआ कि जैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें यहाँ पे, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव होता है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई भी अगर फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो फुटबॉल का गेंद हमारे पास आ रहा है ना, हमारे पास आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर उसको हम पैर से मार करके वापस उल्टा डायरेक्शन में अगर उसको घुमा देते हैं तो क्या होता है ना, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, वहाँ पे नेगेटिव क्या होता है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है वहाँ पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि किसी डायरेक्शन में ये जा सकता है। देख रहे हैं तीनों अलग डायरेक्शन में जा रहा है,
ये स्केलर होता है, लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि इसके और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है ना वो सिर्फ एक ही है। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इसी डायरेक्शन में वो जाएगा स्कूल और किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा वो। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट विल नेवर डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं करता है, बट ये डिक्रीज कर सकता है ना, ये डिक्रीज कभी नहीं करता है। घर से निकले हैं, कहीं भी जाइए आप, डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जिस रास्ते को आप तय कर रहे हैं उस रास्ते की लंबाई बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। ये इसमें 2 राउंड लगाइएगा डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, 3 राउंड लगाइएगा डिस्टेंस 3 गुना हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ तक बढ़ रहा है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और यहाँ के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, यहाँ पाने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंक्रीज तो करता ही है, लेकिन डिक्रीज भी कर सकता है। तो इट में डिक्रीज, समझ में आ गया होगा ना। चलिए, ये आप कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कब होगा, बोथ विल सेम व्हेन। कहता है कि दोनों सेम कब होगा। अभी तक तो क्या पढ़े, दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन दोनों सेम भी तो हो सकता है। देखिए, अब दोनों सेम होने की कंडीशन क्या है कि पहला तो ये है कि यदि ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एकदम सीधा लाइन में हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला एंड ये रोड एकदम सीधा है और सीधे रास्ते को तय करते हुए बी तक ये पहुंच गया, है ना। जब ये बी तक पहुंच गया तो इसके द्वारा डिस्टेंस जो तय होगा, ये लेंथ ऑफ पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वही लेंथ ऑफ पाथ होगा। क्लियर है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी यही होगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो घूम के तो जा नहीं रहा है। तो शॉर्टेस्ट जो पाथ है 100 और लेंथ ऑफ पाथ है 100, इस कंडीशन पे दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये व्यक्ति स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, रोड एकदम सीधा था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेंथ ऑफ पाथ एंड साथ में शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों क्या होगा, इसमें सेम होगा। जब दोनों सेम होगा तो डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होने का कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहिए और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि रोड सीधा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। और दूसरा है इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो है यूनिफॉर्म मोशन, अगर यदि ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब जाकर बोलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। इसका मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे आगे जो वीडियो को आगे करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन को फिलहाल के लिए समझ लीजिए। यदि स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ उस कंडीशन पे और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों आपस में बराबर होगा। दूसरा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पीड एंड साथ में क्या है, वेलोसिटी। पहले समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि यहाँ से चल के जब ये यहाँ आया है तो इसको आने में मान के चलिए कि अगर 50 सेकेंड लगे, 40 सेकेंड लगे, कुछ ना कुछ समय इसको यहाँ पे लगा। ठीक है, 50 सेकेंड लगा, मान के चलते हैं इसको 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये तय किया। क्लियर है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, कहता है कि 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करता है। क्या बोले, 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस तय करता है, उसी को बोला जाता है स्पीड। अब यहाँ पे सेकेंड के अकॉर्डिंग लिए है, अगर कहीं पे घंटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय किया है। मतलब हम जो भी टाइम का यूनिट लेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वो टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो हम सेकेंड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 सेकेंड में, यदि मिनट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 मिनट में, यदि हम आवर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 आवर, जो भी ले हम, है ना। तो उसको जनरल मान लेते हैं टाइम। तो क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है
उसी को बोला जाता है स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को, स्पीड को लिखेंगे v से, डिस्टेंस ट्रेवल को लिखते हैं s से, टाइम को लिखते हैं t से। फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल टू s बाई टी। क्या बना, v इक्वल टू s बाई टी, v इक्वल टू s बाई टी बना। अगर जरूरत पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए तो टाइम से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s इक्वल टू v। यदि हमको टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू s बाई v। तो s निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा और टाइम निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। जहाँ जरूरत होगा हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो आप लोग इस तीनों फार्मूला को अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए स्पीड हमारा क्या है, ये स्पीड जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कारण ये है कि यहाँ पर हमारा डिफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बोला है ना। यदि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो हमारा स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड भी हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर में लिखा है डिस्टेंस, नीचे में लिखा है टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या बनेगा हमारा ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तीसरा है डिपेंड्स अपॉन द पाथ लेंथ, मतलब जब डिस्टेंस पाथ के लेंथ पर डिपेंड करता है तो स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगा, कि पाथ का लेंथ कितना है ना उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि स्पीड ना पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि जब हम बता रहे थे डिस्टेंस के बारे में तो क्या बताए थे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है एंड डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो उसका स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जब स्पीड जीरो नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव भी कभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो स्पीड क्या होगा हमारा, इसमें पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है ये, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीड की जितने भी टाइप्स है, टाइप्स को हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए स्पीड का टाइप्स है ना, दो पैरामीटर पे इसको डिफाइन किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंगली, अगर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली स्पीड को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है कि यदि टाइम इंटरवल क्या, समय के अकॉर्डिंगली जो है स्पीड को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, एवरेज स्पीड, दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ये चेंज इन पोजीशन के अकॉर्डिंगली स्पीड का क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ पर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअली क्या है कि ये फिजिक्स है। फिजिक्स में ना एग्जैक्ट हमको ये याद करने का जरूरत नहीं है कि स्पीड का टाइप होता है कि ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये होता है, टाइम के अकॉर्डिंगली ये होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ये टॉपिक हम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये इंपॉर्टेंट है, समझना, समझ में रहा है ना। तो इस चारों पे हम ध्यान देंगे, ना कि ये क्लासीफाई किया गया सो इसका विशेष कोई काम नहीं है। चलिए सबसे पहला क्या है कि पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको समझते हैं। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। यदि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब समझते हैं इसको एग्जांपल के जरिए कैसे। जैसे मान के चलिए अगर ये जो है रोड है, इस रोड पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस रोड पे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ से यहाँ चला, मान लेते हैं क्या बोला यहाँ पे, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हम बराबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है 1 घंटा में ये पहला जो है 50 किलोमीटर तय किया, फिर आगे जो है पॉइंट सी पे आया, 1 घंटा यहाँ भी लेते हैं, पॉइंट डी आया, यहाँ भी लेते हैं, 1 घंटा लेते हैं। सब जगह क्या है, 1 घंटा है। तो पहला जो है 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय किया, दूसरा 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय किया, तीसरा 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय किया। तो इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म क्या, स्पीड। ये टाइम इंटरवल हमारा 1 घंटा कांस्टेंट ले लिए, हर 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर तय करेगा। समझ में आ रहा है। इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा स्पीड क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है ना, अब इसको एक चीज और बोला जा सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए या फिर इसी को क्या बोलिए, कांस्टेंट स्पीड बोलिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। बस में रहे अपना। चलिए अब इसमें क्या होगा, इस वाले कंडीशन पे क्या होगा कि मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, कोई पोजीशन ए पे है, ये बी पे आया, फिर सी पे, फिर डी पे, हम समय सेम ले लेते हैं, 1 घंटा, 1 घंटा, ये 1 घंटा ले लेते हैं। पहला आवर में ये 50 किलोमीटर तय किया, दूसरा में 40 किलोमीटर, तीसरा में 45 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल हम सेम ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है, अनइक्वल आ रहा है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में यदि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तब ऐसे ही मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड स्पीड क्या होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कुछ और होगा। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होगा, तीनों कंडीशन पे स्पीड कांस्टेंट होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया ना। तो इसको ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड जहाँ पे होगा ना, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का ही मतलब ही होता है कि उसका स्पीड कांस्टेंट होगा एंड इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। बात समझ में आया ना ये। और इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। हालांकि इसको आगे हम इसको जिक्र करेंगे, आगे हम आगे ही बताएंगे दोबारा इसको। आगे हमारा है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझते हैं ये क्या होता है। अब देखिए जैसे ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है रास्ते में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि लगातार 50 का स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है, वो यहाँ से जो है मान के चलिए दिल्ली अगर जाना है, दिल्ली बहुत दूर हो गया, जैसे यहाँ से अगर पटना जाना है, यहाँ से अगर दरभंगा जाना है, कोलकाता जाना है, अगर जाना है तो पॉसिबल तो है नहीं कि आप लगातार 50 की स्पीड से चलिएगा, है ना। तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट 50 किलोमीटर गए आप, तो आपको 1 घंटा लगा, उसके बाद फिर आप आगे 50 किलोमीटर गए तो 1.5 घंटा लगा, फिर आगे 50 किलोमीटर गए तो हो सकता है कि आपके 45 मिनट्स लगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, कि अगर टाइम अगर फिक्स कर लेते हैं तो हर बार क्या हो रहा है, डिस्टेंस अलग अलग तय हो रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कि रोड बढ़िया होगा जल्दी पहुँचेंगे, रोड खराब होगा देर से पहुँचेंगे, रास्ते में कहीं नाश्ता करने के लिए रुक जाएंगे तो थोड़ा और समय लग जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन पे क्या होता है ना, कि उस कंडीशन पे हमको एवरेज स्पीड निकालना होता है, क्योंकि आपको फिक्स स्पीड तो रहा नहीं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं इक्वल टाइम में, तो हर जगह जो स्पीड अलग अलग आएगा, तो सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके बोलेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है। समझ में आ रहा है ना। 50 की स्पीड से गए, कहीं पे 60 की स्पीड होगा, कहीं 70 का स्पीड होगा, तो एवरेज मिलाएंगे। बोलते हैं ना हम लोग एवरेज, कि हर क्लास में अगर 50 बच्चा सबको टॉफी मिल रहा है, किसी को 2 गो, किसी को 10 गो, किसी को 12 गो, एवरेज निकालते हैं ना। मान लीजिए एवरेज अगर 5 आ गया तो क्या बोलते हैं कि सारे बच्चों को 5-5 टॉफी ही मिला है। तो एवरेज स्पीड वही बताता है। अगर एवरेज हमारे पास 45 आ रहा है, इसका मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि हर जो है 45 जो है किलोमीटर है, उसको तय करने में 1 घंटा समय लगा है, वही होता है एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड हमारा जो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, उससे मेजरमेंट नहीं होता है। स्पीडोमीटर के लिए यहाँ पर काम होता है ना, यहाँ पे काम नहीं है। देखते हैं, समझते हैं हम लोग। यहाँ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जितना भी डिस्टेंस तय किए हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, इसी को बोला जाता है एवरेज स्पीड। क्या बोले, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोला जाता है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड लिखा है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या बोलते हैं, अभी। बोलते हैं ना, एक कप चाय चाहिए, कब, अभी। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, अभी, जस्ट, तुरंत चाहिए हमको यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी के स्पीडोमीटर जहाँ पे आपको स्पीड शो करता है, उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। एंड स्पीड मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उसको स्पीडोमीटर ही बोला जाता है। इसको आप याद भी रखिएगा, है ना, इसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। जब आप स्पीडोमीटर में देखिएगा उस टाइम पे, तो दिख रहा होगा 50 की स्पीड से जा रहा है। फिर अगर कुछ देर के बाद देखिएगा तो 55 हो जाएगा, कभी देखिएगा 70 हो जाएगा। तो वहाँ पे स्पीड क्या करता है, वेरी करते रहता है। तो स्पीडोमीटर में जिस इंस्टेंट आप देख रहे हैं स्पीड, उस समय जो स्पीड वहाँ पर नजर आएगा ना, उसी को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है ना। ऐसे मान के चलिए जो है, अभी आप लोग जो है 18 से कम ही होइएगा, आई होप। अगर अपना क्लास 9th के स्टूडेंट है, अगर आप देख रहे हैं, तो आपका उम्र 18 से कम ही होगा। लेकिन आप लोग भी बाइक चलाते होइए,
पापा को बिठा करके बाइक चलाते हैं, जैसे ही करते हैं 90 की स्पीड, पिताजी पीछे से देखते हैं ऐसे मुँह करके, स्पीडोमीटर में कितना का स्पीड, 80 की स्पीड, अरे बेटा कम कर कम कर कम कर, जल्दी कर जल्दी कर, कम कर कम कर, नहीं तो वो तो हमको साफा कर देगा पूरा एकदम, है ना, बोलते हैं ना, कई बार ऐसा होता भी है, मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना। तो वो क्या है, वही स्पीड, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब बाबूजी देख के बोलते हैं कि बेटा अब कम कर, ना था लटक ले तो गले बेटा, बोलते थे ना हम लोग, तो यही स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, अब जिस वक्त हम देखेंगे उस स्पीडोमीटर में हर वक्त वैरी करेगा, वो जब वैरी करेगा तो ये वेरिएबल भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो ना, अभी देख रहे हैं 50 है, तो हो सकता है कि 2-3 सेकंड के बाद वो 50 ही रहे, वो हो सकता है कि उसमें वेरी ना करे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो वेरी करेगा, तो कांस्टेंट भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए और वो वेरी भी कर सकता है। तो ये जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये वेरिएबल भी होता है और साथ में कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब पता है कि यदि आपका यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताया था ना यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। यदि आपका स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका जो इंस्टेंट स्पीड है, जिस वक्त स्पीडोमीटर में अगर 50 दिखा रहा है या 60 दिखा रहा है, तो वो स्पीड और आपका एवरेज स्पीड, ये दोनों आपका बराबर होगा। बात समझ में आया ना, क्या बोले हम कि आपका यदि आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आपका दोनों को दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसका मतलब है कि हर जगह तो आपका स्पीड कांस्टेंट हो गया, जो भी आप एवरेज स्पीड निकालिएगा वही स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि गाड़ी में जिस समय जो स्पीड आपको दिखाई दे रहा है वही स्पीड से गाड़ी जा रहा है लगातार, तभी इन्फॉर्मेशन है वो, है ना, क्योंकि स्पीड तो वेरी ही नहीं कर रहा है। जब स्पीड वेरी ही नहीं करेगा तो जो आपके गाड़ी के ऊपर में स्पीड दिख रहा है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, और वही हमारा एवरेज स्पीड भी आएगा, क्योंकि स्पीड तो वेरी कर नहीं रहा है। जब हम लोग टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम करेंगे तो जो जो स्पीडोमीटर में स्पीड हमको दिख रहा है ना, वही स्पीड एवरेज स्पीड निकालने के टाइम में भी आएगा। बात समझ में आ गया ना ये, तो यही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड होता है। आई होप समझ में आ गया होगा ना ये। अब चलिए, अब ये तो हमारा थ्योरी पार्ट था, अब आगे समझते हैं कि न्यूमेरिकल बनाना होता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, इसको लिखते हैं भी और नीचे लिखेंगे एवरेज भी, और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, इसी को बोलते हैं भी एवरेज बोला जाता है। अब देखिए, जो पहला केस है वो समझते हैं। देखिए, पहला केस क्या कहता है कि ये मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे था और ए से चल के बी पे आया, ए से चल के कहाँ पे आया, ये ए से चल के वो कहाँ पे आया, ये बी पे आया, ये बी से सी पे आया। मान लेते हैं कि ए से बी x1 डिस्टेंस तय किया है और इस समय स्पीड कितना था, v1 स्पीड था। फिर बी से सी आया है तो डिस्टेंस कितना तय किया, x2, स्पीड कितना इसमें था, v2 था। सी से डी आया तो डिस्टेंस तय किया x3 और स्पीड कितना था, v3। फिर डी से ई आया तो डिस्टेंस कितना तय किया, x4 और स्पीड कितना था, v4 था। ऐसे करते आगे भी होता रहेगा। तो देखिए, भी एवरेज कैसे निकालेंगे, अब एवरेज का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ गया तो x1, यहाँ से यहाँ गया x2, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। मान के चलिए कि इस तरह से क्या होगा, xn तक जाएगा ना, ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा xn तक जाएगा। यदि ये xn तक जाएगा, स्पीड क्या होगा, vn होगा। देखिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले ये डिस्टेंस x1 होगा, उसके बाद x2 होगा, ऐसे करके x3 होगा, फिर x4 होगा, फिर प्लस डॉट करते कहाँ तक जाएगा, ये xn तक जाएगा। क्लियर है ये ना, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया। अब टोटल टाइम टेकन, तो देखिए ए से बी गया, टाइम कितना लगा, देखिए ए से बी जाने में डिस्टेंस ये था, स्पीड ये था, तो टाइम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या बताए हैं, स्पीड बटा वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि टाइम t1 लगा, तो t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, x1, वेलोसिटी क्या है, v1। क्लियर है, तो यहाँ पे टाइम t2 क्या लगेगा, x2 बाई v2। बात समझ में आ रहा है ना, तो टाइम पहला में क्या लगेगा, x1 बाई v1, दूसरा में क्या लगेगा, x2 बाई v2। तो वही टाइम हम लोग नीचे लिखेंगे। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा, तो पहले वाले के लिए टाइम कितना लगेगा, x1 बाई v1, दूसरे के लिए क्या होगा, x2 बाई v2, तीसरे के लिए क्या होगा, x3 बाई v3, और चौथे के लिए क्या होगा, x4 बाई v4, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये xn बाई vn।
बात समझ में आ गया ना? यही हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ गया ना? यदि डिस्टेंस दिया रहेगा एंड स्पीड दिया रहेगा, उस कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला यही होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला इतना बड़ा है, क्या इसको याद कैसे करेंगे? तो फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, इस फॉर्मूला को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतना ही समझना है कि टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होता है, तो जो भी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, टाइम दिया रहेगा तो टाइम लिखेंगे, स्पीड दिया रहेगा तो डिस्टेंस पे स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाल के सीधा डिवाइड कर देंगे। इसको, ये फार्मूला को याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ये फार्मूला बताने के पीछे का रीजन क्या था, ये क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे इनिशिएट करेंगे, ये मेरा मकसद था बताने का। क्लियर है ये? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, हाफ जर्नी में कैसे होगा, इसका केस 2 कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ देर पहले केस फर्स्ट पढ़े हैं, तो केस फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x1 डिस्टेंस तय कर रहा है v1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस तय कर रहा है v2 स्पीड से, x3 डिस्टेंस तय कर रहा है v3 स्पीड से। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाफ जर्नी का केस समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए हाफ जर्नी का मतलब क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, यदि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड डिफरेंट हो, ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर डिफरेंट हो लेकिन उसका टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन पे हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। आगे हमारा है यदि हमारा स्पीड अगर कांस्टेंट होगा, है ना। देखिए मान के चलिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, क्लियर है। ए से बी पे आया तो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये भी डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस क्या है हमारा x है, लेकिन क्या है कि डिस्टेंस हमारा सेम है बट डिफरेंट स्पीड लेना है ना। तो मान के चलते हैं कि a से b तक आ रहा है तो v1 स्पीड से आ रहा है, b से c आ रहा है तो v2 स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे एवरेज निकालेंगे, अब देखिएगा v एवरेज का फॉर्मूला यहाँ भी सेम होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो a से b आ रहा है तो डिस्टेंस कितना लगेगा, यहाँ पे x डिस्टेंस कवर करेगा, b से c आएगा तो भी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x प्लस x, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा, तो a से b आने में डिस्टेंस डिवाइड किया x, स्पीड कितना लगा उसका v1। तो टाइम कैसे निकालेंगे, अभी हम बताए थे ना कि टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे टाइम कितना निकालेंगे, a से b तक आ रहा है, टाइम कितना होगा हमारा, डिस्टेंस है हमारा x और स्पीड हमारा कितना है v1, तो x बाई v1 हो जाएगा। दूसरे में b से c आ रहा है, इस कंडीशन पे कितना होगा टाइम, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस है x मीटर, स्पीड कितना है v2। क्लियर है ये? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 बाई v1, देखिएगा यहाँ से इस दोनों में x है ना, यदि x को कॉमन ले लेंगे यहाँ से आएगा 1 बाई v1 और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई v2 आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा यहाँ पे ये जो x है इस x से कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 और नीचे जो लिखा हुआ है 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो v1 और v2 का एलसीएम कितना आएगा, v1 इंटू v2 आएगा, v1 से v1 कटेगा, ऊपर में कितना आएगा v2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा v1 आएगा। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ध्यान क्या रखिएगा कि यदि ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उस कंडीशन पे जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। क्लियर है ये? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड लेते हैं कैसे कि मान के चलते हैं कि a से b जा रहा है वो v1 स्पीड से, टाइम कितना लग रहा है t1, b से c जा रहा है v2 स्पीड से, टाइम कितना लग रहा है t2 लग रहा है। देखिए पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या माना था कि डिस्टेंस लिया था डिफरेंट, स्पीड लिया था डिफरेंट, वहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ था। इस वाले केस में क्या है ना, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। यदि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि पीछे वाले में क्या किए थे हम लोग, टाइम निकाले थे। इस वाले कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिएगा, अब वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड गुने टाइम। क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू t1 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा,
V2 T2, तीसरे वाले में केस में क्या हो जाएगा V3 T3 हो जाएगा, फोर्थ वाले केस में क्या हो जाएगा V4 T4 हो जाएगा। ऐसे करते करते कितना हो जाएगा Vn इंटू Tn हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर V एवरेज निकाले हम लोग तो इस कंडीशन के लिए जो V एवरेज होगा वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होगा। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, ऐसे करते करते जो है Vn Tn के बराबर होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। पहले वाले में कितना टाइम है T1, दूसरे वाले में क्या है T2, तीसरे वाले में क्या है T3 है। ऐसे करते करते Tn होगा। यही हमारा फॉर्मूला बन गया V एवरेज निकालने का, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डॉट 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 Vn Tn बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn के बराबर आ गया। क्लियर है ये? यदि मान के चलिए इसी में यदि ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, ठीक है, तो दोनों टाइम इंटरवल अगर हमारा सेम हो जाए, मतलब T1 और T2 हमारा बराबर आ जाए, T के बराबर में आ जाए, तो क्या करेंगे T1 T2 के जगह पे हम लोग T को पुट करते हैं। देखिए इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि T1 T2 के जगह पे क्या पुट करना है, हमको T पुट करना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ऑब्जेक्ट A से B पे जा रहा है, B से C पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है V1 है और टाइम क्या है T है। यहाँ पे स्पीड क्या है V2 है लेकिन टाइम क्या है T है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, दोनों में टाइम सेम लग रहा है लेकिन स्पीड क्या है दोनों में डिफरेंट है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे V एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिएगा जब स्पीड दे रखा है V1, टाइम दे रखा है T, तो डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस होगा V1T, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा V2T। अब देखिएगा V एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो V1T प्लस V2T, यहाँ से ले यहाँ तक टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T लग रहा है, फिर वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना लग रहा है टाइम T लग रहा है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे होगा ऊपर वाले में अगर T कॉमन ले लेंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, नीचे वाला कितना है T प्लस T, कितना हो जाएगा ये 2T हो जाएगा। T से T कट जाएगा तो कितना बचेगा ये हमारा V1 प्लस V2 बाई 2 बचेगा। कितना बचेगा V1 प्लस V2 बाई 2। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला आ गया कि V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई। समझ में आ गया क्या फार्मूला बना, V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई T। बस समझ में आ गया ना। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा वो है। देखिए इसमें जितने भी फार्मूला मैंने आज बताया इस किसी फार्मूला को याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर याद करना भी है सिर्फ इस दोनों को आप लोग याद रखिए, दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बनाने के समय में याद हो जाएगा ये, है ना। कैसे बन रहा है ना, सिर्फ ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसका हम लोग आंसर बना देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।